नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके लिए हम लोग पाथफाइंडर के YouTube चैनल के माध्यम से एक करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स रन कर रहे हैं। उसी पर्टिकुलर क्रैश कोर्स में आपके लिए हमने कई सारी वीडियोस इंटरनेशनल रिलेशंस की पेश करवाई हैं, जिसमें कि हम लोगों ने आपके लिए कुल मिला के अभी तक 4 सेट्स पेश करवाए थे। ये वाले 4 सेट्स में हमने आपके साथ डिस्कशन करी थी इंडिया के बाकी देशों के साथ संबंध किस तरीके से हैं। हमने बात करी इंडिया एंड नेबरहुड के बारे में, फिर हमने बात करी इंडिया एंड वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में, फिर हमने बात करी इंडिया एंड मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के बारे में। ऑल्सो हमने डिस्कशन किया इंडिया एंड रशिया, इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज। ये सारी की सारी आपके साथ इंडिविजुअली जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके बारे में बातचीत करवाई गई है। अब उसी पर्टिकुलर सीरीज में आगे बढ़ते हुए सेट नंबर 5 आपके सामने हम लोग पेश कर रहे हैं, जिसमें कि मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन न्यूज़ के बारे में। इसमें जो भी यहां पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन पिछले 1 साल में सुर्खियों में रहे हैं प्रमुख रूप से, उसको लेकर जो भी सवाल बनते हैं दोस्तों, वो आपके साथ में चर्चा में लाने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। लेक्चर की PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल on the Unacademy app। ऑल्सो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, पॉपुलर डिमांड के चलते स्पेशल प्राइज वीक अनअकैडमी का फिर से एक बार वापस लाया गया है, जो कि चलने वाला है आने वाले 3 दिन तक, यानी कि आज, कल और परसों। ये आपका 3 दिन तक स्पेशल प्राइज वीक चलने वाला है। इसमें अगर आप लोग प्लस का कॉम्बो लेते हैं 1 साल का तो इतना खर्चा आता है, और 2 साल का लेते हैं तो मात्र 66,000 रुपीज 643 का खर्चा आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग यहाँ पर आइकॉनिक का कॉम्बो लेते हैं तो 1 साल का इतना पड़ेगा, 2 साल का इतना पड़ेगा। तो जल्दी से यहाँ पे इस कोर्स को परचेज कीजिए। ध्यान रखिए कि आपको ये कोर्स को परचेज करते टाइम एक रेफरल कोड पूछा जाएगा, जहां पर आप भर सकते हैं अनि UPSC। इसके क्या क्या फायदे होंगे, आपको मिलेगी मेरी पर्सनल गाइडेंस। आपको ऐड किया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पर आप अपने बाकी बच्चों के साथ डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं और मुझसे भी डायरेक्टली संपर्क में आ सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर 20 बुक्स भी हैं जो कि आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। ऑल्सो बताना चाहूंगा, आने वाले रविवार के दिन आपके लिए एक कॉम्बैट का नया पैटर्न ऑफर किया जा रहा है, जिसमें कि जो अब सवाल हैं वो प्रमुख रूप से ज्योग्राफी के ही होने वाले हैं। इसमें मेरे द्वारा भी आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पेश करवाए जा रहे हैं। अगर आप लोग इसमें कुछ टॉप रैंक्स लेकर आते हैं तो आपको काफी अच्छे मौके मिलेंगे इन ऑर्डर टू गेट द स्कॉलरशिप बाय द अनअकैडमी फॉर UPSC CSE। ध्यान रखिए, इसमें भी आपसे कोड अगर पूछा जाएगा तो आपको अनि UPSC कोड ही एंटर करना है। दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। Consider the following statements about the UN Security Council. India has been elected as a non-permanent member of the UN Security Council for 3 years. आपको मालूम होगा इस साल के जनवरी के महीने की बात है 2021 में, जब इंडिया को बेसिकली UN का नॉन परमानेंट मेंबर की आपकी जो पूरा का पूरा टाइमलाइन था वो शुरू करवा दिया गया था। तो आपको बता दूं कि UN सिक्योरिटी काउंसिल में कुल मिला के होते हैं 5 आपके परमानेंट मेंबर्स और 10 आपके होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं आपको मालूम होगा USA है, UK है, रशिया है, फ्रांस है और साथ में आपका चाइना है। और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं इनको चुना जाता है कुछ पर्टिकुलर टेन्योर के लिए। जो यहाँ पर इंडिया था उसको चुना गया है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर फॉर बेसिकली 2 years एंड नॉट फॉर 3 years, यानी कि जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2022 तक हमारी यहाँ पर ये नॉन परमानेंट मेंबरशिप कंटिन्यू होने वाली है, जिसके चलते ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा गलत। इट विल बी इंडियाज 8th टर्म एज अ नॉन परमानेंट मेंबर एट द UNSC। बिल्कुल सही बात है, ये इंडिया 8वीं बार UNSC का नॉन परमानेंट मेंबर यहाँ पर चुना गया है। हेंस आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर B 2 ओनली। 2-3 फैक्ट्स आपको और बताना चाहूंगा। यहाँ पर इंडिया के साथ जो और 4 कंट्रीज जिनको की चूज किया गया है एज द नॉन परमानेंट मेंबर्स, नंबर 1 पे मेक्सिको है, नंबर 2 पे नॉर्वे है, नंबर 3 पे केन्या है, नंबर 4 पे आयरलैंड है। सबसे मजे की बात यह है कि एशिया पैसिफिक स्टेट्स में से इंडिया इज द ओनली एंडोस्ड कैंडिडेट फ्रॉम द एशिया पैसिफिक एरिया, यानी कि एशिया पैसिफिक के सबसे बड़े एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए चुना गया था इंडिया को। नाउ सेकंड चीज यहां पर यह भी आती है कि इंडिया के जो पहले वाले टर्म्स थे वो कौन से टर्म्स थे। देखिए याद करने का आसान तरीका, 1950s में एक बार, 1960s में 2 बार, 1970s में 2 बार, 1960s में 1 बार, 70s में 2 बार, उसके बाद आपका 80s में 1 बार देखने को मिला, 90s में आपको 1 बार देखने को मिला और उसके बाद 2010-11 में आपको 1 बार देखने को मिला। फाइनली आपको अब देखने को मिला है 21-22 में 8th टाइम। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है, और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कि वाइल इंडिया इज द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द UNSC, उस टाइम पर इंडिया विल बी चेयरिंग
दीज 3 कमिटीज जो कि यूएन के अंदर बनाई गई हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं, इनको लेके सवाल आने के चांसेस और भी ज्यादा हैं। इंडिया विल बी चेयरिंग द काउंटर टेररिज्म कमिटी इन 2022 विच कोइंसाइड्स विद द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। उसके बाद तालिबान सैंक्शंस कमेटी को भी हम लोग चेयर कर रहे हैं, जो कि आजकल काफी इंपॉर्टेंट हो चुकी है, सीइंग दैट द पीस प्रोसेस इन अफगानिस्तान इज नॉट वेरी गुड। उसके बाद आपका लिबिया सैंक्शंस कमेटी भी जो है, इसको भी इंडिया बेसिकली हेड करने वाली है। तो ये 3 कमिटीज हैं, इनके भी आपको नाम ध्यान रखने होंगे। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को लेकर पूछा गया है। ये ऑर्गेनाइजेशन सुर्खियों में इसलिए थी बिकॉज ओआईसी के द्वारा कश्मीर को लेकर एक स्टेटमेंट दिया गया था और इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय ने यहां पर ओआईसी को सतर्क किया था कि आप किसी एक देश के होस्ट बनते हुए, किसी एक देश के दबाव में आते हुए कश्मीर को लेकर कोई स्टेटमेंट ना दें तो ही आपके लिए बेहतर होगा। ये वाला स्टेटमेंट दिया गया था बेसिकली ओआईसी के द्वारा, इसी के चलते इसके बारे में हम लोग सवाल आपके सामने पेश करवा रहे हैं। इट हैज अ मेंबरशिप ऑफ मोर देन 50 स्टेट्स। काफी मुश्किल स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है, हालांकि बात बिल्कुल सही है। कुल मिला के इसमें जो आज की डेट में मेंबर स्टेट्स हैं वो 57 है। It was established upon a decision of the historical summit which took place in the Rabat, that is the Kingdom of Morocco। ये बात भी बिल्कुल सही है। मोरक्को का जो एक काफी इंपॉर्टेंट शहर है रबात के नाम से, वहां पर दोस्तों इसको स्थापित किया गया था। इसका जो मुख्यालय है ये जेडा सऊदी अरेबिया में लोकेटेड है। ये बात भी बिल्कुल सही है। इस तरह के सवाल यूपीएससी में कम आते हैं, लेकिन अगर आप लोग किसी स्टेट पीसीएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहां से आपसे इस तरह के सवाल काफी कॉमनली पूछे जाते हैं। यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव, दैट इज दिल्ली। यहां पर आप देख सकते हैं ये रिसेंटली सुर्खियों में इसलिए था बिकॉज इंडिया हैज स्ट्रांगली रिजेक्टेड द क्रिटिसिज्म ऑफ इट्स कश्मीर पॉलिसी बाय द ओआईसी। इंडिया ने बेसिकली ये कहा कि ये हमारा अंदरूनी मामला है और कोई बाहर का संगठन आकर अगर इसके ऊपर टिप्पणी करता है उसको हम लोग बिल्कुल भी वेलकम नहीं करते हैं। दोस्तों यहां पर ओआईसी के अंदर कुल मिला के 57 स्टेट्स हैं और इसकी एस्टैब्लिशमेंट आज से काफी साल पहले हुई थी, 1969 की बात है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये जेडा सऊदी अरेबिया में लोकेटेड है। अगर बात करें क्या इंडिया भी ओआईसी का सदस्य है, तो ऑब्वियसली इंडिया राइट नाउ सदस्य नहीं है, क्योंकि अगर सदस्य होता तो शायद ऐसा स्टेटमेंट ना होता। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। हाउएवर इंडिया को एक बार के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया गया था, जो ओआईसी का 50th सेशन था, 2019 की बात है, जब इंडिया को एक तरीके से गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में इन्वाइट करवाया गया। तो इस तरह का सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या इंडिया ने किसी ओआईसी की मीटिंग में हिस्सा लिया है, तो जी हाँ, इंडिया एक बार ओआईसी की मीटिंग में हिस्सा ले चुका है। खैर हमारे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं रिगार्डिंग ओपीसीडब्ल्यू। दोस्तों इस चीज को लेकर सवाल पूछा जा चुका है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन लास्ट ईयर 2020 में, लेकिन नहीं पूछा गया। ओपीसीडब्ल्यू क्या चीज है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ द केमिकल वेपन्स। It is a part of UN organization. It provides assistance and protection to state against the chemical weapon threats. It was also awarded with the Nobel Peace Prize. नाउ यूएन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होने का मतलब क्या है? आपको कुछ उदाहरण देता हूं। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूएचओ की, फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं एफएओ की, या फिर हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। ये सब चीजें क्या है? ये यूएन ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से हैं। लेकिन जो ओपीसीडब्ल्यू है इसकी यूएन के साथ सीधा डीलिंग तो होती है, लेकिन ये यूएन का हिस्सा नहीं है। तो ये सारे तो डेफिनेटली यूएन के हिस्से हैं, लेकिन ओपीसीडब्ल्यू दोस्तों यूएन का सीधा सीधा हिस्सा नहीं माना जाता है, जिसके चलते आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फॉल्स। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, बिल्कुल सही है। ये काफी सारी स्टेट्स यानी कि पार्टीज को यहाँ पे सहयोग देती है और सुरक्षा भी प्रदान करती है अगेंस्ट द केमिकल वेपन के थ्रेट्स। जो रासायनिक हमले होते हैं, रासायनिक यहाँ पे हथियार होते हैं, किसी भी तरह की रासायनिक चुनौतियां होती हैं, उनको लेकर ओपीसीडब्ल्यू अपना असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है। और ये बात भी काफी सही है। हालांकि ये बात थोड़ी पुरानी है, आज से आई थिंक 7-8 साल पहले की बात है, जब इसको नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा गया था। तो 2 और 3 आपका सही है। ऑप्शन नंबर 1 आपका फॉल्स है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब बन जाएगा। ये सुर्खियों में क्यों था? दोस्तों इंडिया के जो सीएजी का दफ्तर है उसको रिसेंटली अपॉइंट किया गया था एज द एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर द ओपीसीडब्ल्यू। तो काफी यहां पर हमारे लिए ये गौरव की बात है कि ओपीसीडब्ल्यू के लिए इंडिया के सीएजी को एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में अपॉइंटमेंट करवाई गई थी। हाल ही में चर्चा में ये भी आया था, इनफैक्ट कल परसों की ही न्यूज़ है, अगर आपको बता दूं, एक और ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसके एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में फिर से इंडिया के सीएजी को अपॉइंट करवाया गया है।
अगर बात करें ओपीसीडब्ल्यू के बारे में, मैं आपको बता चुका हूं कि इसको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था 2013 में। इसका जो मुख्यालय है ये हेग नेदरलैंड्स में लोकेटेड है। एस्टैब्लिश बाय द केमिकल वेपन्स कन्वेंशन इन 1997 और इट इज अ मल्टीलेटरल ट्रीटी बैनिंग केमिकल वेपन्स एंड रिक्वायरिंग द डिस्ट्रक्शन विद द स्टिपुलेटेड टाइम। और ये यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि ये यूएन की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हाउएवर, हालांकि ये एक वर्किंग रिलेशनशिप डेफिनेटली रखती है विद द यूनाइटेड नेशंस। इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज देख लेते हैं इंडिया एंड ओपीसीडब्ल्यू के बारे में। 2-3 बातें। बेसिकली इंडिया ने इसको साइन किया हुआ है। इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू द केमिकल वेपन्स कन्वेंशन एंड अ मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द ओपीसीडब्ल्यू। क्योंकि हमने साइन किया है तो ऑब्वियसली हमें घरेलू तौर पे काफी सारे कदम इसके लिए लेने पड़ेंगे। द केमिकल वेपन कन्वेंशन एक्ट ऑफ 2000 वाज पास्ड टू इंप्लीमेंट द सीडब्ल्यूसी। हमने यहाँ पर एक पर्टिकुलर निकाय भी बनाया था, नेशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, ऑल्सो कॉल्ड एज द NACWC, और इंस्टीट्यूशन वाज फॉर्म्ड इन 2005, इज द चीफ लिएजॉन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द ओपीसीडब्ल्यू। और इसका जो दफ्तर है ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंतर्गत बनाया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट दफ्तर है जो कि हमने ओपीसीडब्ल्यू को रेटिफाई करने के बाद भारत ने स्थापित करवाया था। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अनक्लॉज। बेसिकली ये सीधे रूप से सुर्खियों में नहीं था। आपको ध्यान होगा इस साल भी ये चीज सामने आई थी। इटली वाला जो एनरिका लेक्सी का केस है, काफी लंबे टाइम से चल रहा है, उसी के चलते यूएन क्लॉज की बातचीत चलाई गई थी। It is also called as the Law of the Sea Convention or the Law of the Sea Treaty. International Seabed Authority is one of the 3 institutions created by UN clause on the international scene. दोस्तों दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। पहले स्टेटमेंट को लेकर तो आई एम श्योर किसी को डाउट नहीं होगी कि इसको लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन या फिर लॉ ऑफ द सी ट्रीटी भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे अन क्लॉज कहते हैं, कुछ लोग इसे यूएन क्लॉज कहते हैं। कैसे भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करें, आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये इसके द्वारा बनाए गए 3 नए संस्थान हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर काम करते हैं। ये तीनों के तीनों संस्थान आपको याद होने चाहिए। इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जो आपका इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल है ये अक्सर सुर्खियों में रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं जो चाइना के द्वारा साउथ चाइना सी में अवैध रूप से काफी सारे उन्होंने द्वीपों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, वो एक तरीके से इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल के द्वारा कई बार उसको लेकर रूलिंग्स दी गई हैं। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ ही में इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इसको भी यहाँ पर बनाया गया है। आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि यूएन क्लॉज का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है। इसका दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 और 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा रूलिंग दी गई थी एनरिका लेक्सी केस में। मुझे नहीं लगता कि एनरिका लेक्सी केस को लेकर कोई सवाल पूछा जाएगा यूपीएससी में, क्योंकि ये चीज अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है और थोड़ी सी इस चीज को लेकर कंट्रोवर्सी भी है। अगर यूएन क्लॉज की बात करें, इसको अडॉप्ट किया गया था 1982 में, फोर्स में आई थी 1994 में। इसके दूसरे 2 नाम यहाँ पे दिए गए हैं और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 167 कंट्रीज और साथ में यूरोपियन यूनियन ने भी इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को ज्वाइन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने पेश कर रहे हैं। G7 कंट्रीज, चाहे तो जाके देख सकते हैं यूपीएससी 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे पूछा गया था। यहाँ पे G7 कंट्रीज क्या हैं, ये जापान, यूके, यूएस और इंडिया। तो हम सभी को मालूम है, काफ़ी आसानी तरीके से आप लोग इसको एलिमिनेट कर सकते थे कि इंडिया इसका हिस्सा नहीं है, जिसकी वजह से बी, सी और डी इसका हिस्सा नहीं आएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब बन जाएगा। क्लियर है गाइज? हेंस आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा 1, 2 और 3 ओनली। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूके के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, सॉरी यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनवाइट किया था पीएम ऑफ इंडिया को टू अटेंड द G7 समिट शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन जून 2021, जो काफी बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर सम्मेलन हुआ था। अभी हाल ही की बात है जिसमें काफी बड़े बड़े फैसले भी लिए गए थे रिगार्डिंग चाइना, रिगार्डिंग इंडो पैसिफिक। ये वाली समिट हुई थी जून के महीने में, शुरुआती दिनों की बात है, आपको मालूम होगा जून के। G7 की बात करें, इट इज अ ब्लॉक ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसीज, जिसमें नंबर 1 पे कनाडा, नंबर 2 पे फ्रांस, नंबर 3 पे जर्मनी, नंबर 4 पे इटली, नंबर 5 पे जापान, नंबर 6 पे कनाडा और नंबर 7 पे यूएसए आता है। दोस्तों ध्यान रखना कि इसमें रशिया नहीं है, इसमें चाइना भी नहीं है। अगर हम बात करते हैं परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी की, तो यहाँ पे यूएसए है, यहाँ पे यूके है और यहाँ पर आपको फ्रांस देखने को मिलता है। बाकी सारी जो कंट्रीज हैं वो थोड़ी एडवांस लेवल की इकोनॉमीज हैं, थोड़े औद्योगिक देश हैं जिनको कि यहाँ पर इंक्लूड करवाया गया है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान ये भी रखना है कि इसमें डेमोक्रेसीज को इंक्लूड करवाया गया है, ठीक है ना। तो इंडिया इसका सदस्य नहीं है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हेंस आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब बन जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कई बार सुर्खियों में आई, साल की शुरुआत से ही सुर्खियों में चल रही है। तेल का दाम बढ़ना गिरना, कोविड के चलते तेल का दाम बढ़ना गिरना, ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक इज अ परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 13 ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस। ओपेक का जो सेक्रेटेरिएट है ये वियना में लोकेटेड है। ओपेक प्लस कंसिस्ट ऑफ नॉन ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। दोस्तों सबसे पहली बात तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि ओपेक के अंदर जो यहाँ पर ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस को इंक्लूड करवाया गया है, ये वाली जो कंट्रीज हैं ये कौन सी आपके कॉन्टिनेंट्स में पाई जाती हैं, ये आपको मुझे जवाब देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। पहले वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये एक स्थायी रूप से बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय लेवल का संगठन है। ये जो सेक्रेटेरिएट है ये वियना में लोकेटेड है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ओपेक प्लस कंसिस्ट ऑफ नॉन ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। इस साल ओपेक प्लस भी सुर्खियों में था और ओपेक प्लस में काफी सारी नॉन ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज भी आती हैं, यानी कि ऐसी तेल बनाने वाली कंट्रीज जो कि ओपेक का हिस्सा नहीं है वो ओपेक प्लस का हिस्सा बन जाती हैं। तो हेंस आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे आप देख सकते हैं। द ओपेक सेक्रेटेरिएट रिसेंटली होस्टेड द 4th हाई लेवल मीटिंग। ओपेक के बारे में बात करें दोस्तों, इसके अंदर आज की डेट में 13 ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस हैं। ओरिजिनली फाउंड किया गया था ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला एट द बगदाद कॉन्फ्रेंस ऑन सितंबर 1960। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में लोकेटेड है। ओपेक प्लस के अंदर कई सारी अन्य कंट्रीज आती हैं, फॉर एग्जांपल अजरबैजान हुआ, ब्रुनेई हुआ, कजाकिस्तान हुआ, यहाँ पे देखिए रशिया हुआ, साउथ सुदान हुआ और सुदान हुआ, अलॉन्ग विद 13 ओपेक मेंबर कंट्रीज। इंडिया इज नॉट एन ओपेक मेंबर, ये आपको चीज ध्यान रखनी है, इंडिया ओपेक का सदस्य नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एनडीबी के बारे में सवाल पूछा गया है। पहले भी यूपीएससी में एनडीबी को लेकर सवाल पूछा गया था। इट वाज क्रिएटेड ऑन द लाइंस ऑफ एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है दोस्तों, जिसका हेडक्वार्टर दुनिया की वन ऑफ द हाईली पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जो शहर है मनीला, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, वहां पे आपको देखने को मिल जाता है एडीबी। ईच ऑफ द 5 एनडीबी मेंबर्स हैज इक्वल वोटिंग राइट्स। इट्स हेडक्वार्टर इज एट बीजिंग, चाइना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपके जो ब्रिक्स वाले जो 5 मेंबर्स हैं BR यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, यहाँ पर पांचों के पास क्या है, इक्वल वोटिंग राइट्स दिए गए हैं। दिस इज अनडाउटेडली ट्रू। इट वाज क्रिएटेड ऑन द लाइंस ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये बात भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। और ना केवल एशियन डेवलपमेंट बैंक बल्कि वर्ल्ड बैंक की लाइंस पर भी इसको बनाया गया है। तो उसी से प्रेरणा लेते हुए इन 5 कंट्रीज ने अपने लिए एक फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन को तैयार किया है जिसका नाम है एनडीबी। इसका जो मुख्यालय है ये बीजिंग चाइना में लोकेटेड नहीं है, ये चाइना का एक और काफी महत्वपूर्ण शहर है शंघाई, जहां पे आपको देखने को मिल जाता है। हेंस आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 1 and 2 ओनली। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको बनाया गया था एट द 6th ब्राजील ब्रिक्स समिट इन फोर्टालेजा ब्राजील। और दोस्तों यही वाला आपका जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी में पूछा गया था 2015 का, आप लोग चाहें तो जाके पेपर देख सकते हैं। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपीएससी 2015 prelims examination. It has been set up on the lines of ADB and the World Bank. China is the largest shareholder in NDB, followed by India. Its headquarter is located at Shanghai, China. और पांचों के पांचों मेंबर्स के पास यहाँ पे वोटिंग राइट्स एकदम बराबर हैं। नेक्स्ट, कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं भारत में जो चल रहे हैं जो कि एनडीबी के द्वारा फंडिंग उनको प्रोवाइड करवाई गई है, विच इंक्लूड्स द मुंबई मेट्रो रेल, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS और कई सारे रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कि अगेन यहाँ पे फंडिंग एनडीबी के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने पेश कर रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट। दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में। इट इज एन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्ड इन जिनीवा, स्विट्जरलैंड। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसकी भी जो एक्रोनिम बनती है वो भी ICJ बनती है, और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जो कि UN का एक बहुत ही अटूट हिस्सा माना जाता है, उसका भी दोस्तों एक्रोनिम ICJ ही बनता है। वो हालांकि ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और वो दुनिया का बहुत ही जाना माना शहर हेग के अंदर आपको देखने को मिलता है। ये वाला जो आपका ICJ है ये बेसिकली आपका एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए बनाया गया NGO है। इसका जो मुख्यालय है ये जिनीवा, स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है, इसमें कोई दो राय यहाँ पर नहीं है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं। ICJ को लेकर सुर्खियों में इस साल आया था,
पिछले साल भी सुर्खियों में आया था। आई वाज एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन ऑन दिस। इस साल सुर्खियों में आया था जब भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर चली थी। उस टाइम पे इन्होंने कहा था कि यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं उनका पालन करना चाहिए। अबाउट आईसीजे की बात करें, ये एक इंटरनेशनल लेवल की ह्यूमन राइट्स की एनजीओ है। इट इज अ स्टैंडिंग ग्रुप ऑफ 60 एमिनेंट जूरिस्ट इंक्लूडिंग द सीनियर जजेस, अटॉर्नीज एंड academics who work to develop the national and the international human rights standards through the law. Composition aims to reflect the geographical diversity of the world and its many legal systems. Headquarter दोस्तों जिनीवा स्विट्जरलैंड के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर यूपीएससी सवाल पूछ चुकी है। आरसीईपी की अगर हम लोग मेंबरशिप की बात करते हैं तो पहले इसकी मेंबरशिप में कितने लोग थे? एशियान +6 था, लेकिन रिसेंटली इंडिया ने अनाउंस किया कि वो इसका सदस्य नहीं बनने वाला है, जिसके चलते आज की डेट में इसकी मेंबरशिप में कितने लोग आते हैं? एशियान +5 आते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि चाइना, जापान, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ये चारों के चारों जो है आपके बेसिकली ये आरसीईपी के हिस्सा माने जाते हैं। 1, 2, 3 और 4 आपके बिल्कुल सही जवाब है। सारी की सारी आपको कहानी समझा देता हूँ। रिसेंटली इंडिया ने यहाँ पर बोला कि वो आरसीईपी का जो ये वाला समझौता है व्यापार को लेकर, इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। ऑल्दो इंडिया हैज बीन गिवन द ऑप्शन ऑफ ज्वाइनिंग इट लेटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इंडिया को कहा गया है कि अगर आप बाद में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक बिना किसी शुल्क के व्यापार करने का समझौता है, निशुल्क व्यापार समझौता है, विच हैज बीन साइंड बिटवीन द 15 कंट्रीज, जिसमें कि 10 आते हैं एशियान मेंबर्स। उसके बाद चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी इसमें पाए जाते हैं। आरसीईपी का प्रस्ताव पहली बार आज से कम 10 साल पहले रखा गया था, लेकिन इसको लेकर काफी बदलाव हुए। इसको फाइनल जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पिछले साल ही देखने को मिली थी, राइट। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सिप्री रिपोर्ट 2021 में। सिप्री की रिपोर्ट हर साल सुर्खियों में रहती है। सिप्री को लेकर यूपीएससी एक स्टैटिक क्वेश्चन पूछ चुका है। रशिया एंड यूएसए टुगेदर पोजेस ओवर 90% ऑफ द ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन्स। इंडियाज टॉप 3 आर्म्स सप्लायर्स ड्यूरिंग 2016 वर रशिया, यूएसए एंड फ्रांस। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, कौन सा गलत है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही है। रशिया एंड यूएसए पोजेस 90% ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन्स, नो डाउट अबाउट दैट। इंडिया के जो टॉप 3 सप्लायर्स हैं वो रशिया, इजराइल और फ्रांस है, ना कि यूएसए। ठीक है, तो 1, 2 और 3 ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब बन जाएगा। 2-3 बातें आपसे मैं पूछूंगा। एक तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आज की डेट में अकॉर्डिंग टू द सिप्री रिपोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स का इंपोर्टर कौन सा देश बन चुका है। ठीक है ना। अगर बात करते हैं रशिया एंड यूएसए, बिल्कुल सही बात है। 90% से भी ज्यादा ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन्स इनके पास देखने को मिल जाते हैं। इंडिया के टॉप 3 सप्लायर्स में सबसे ज्यादा आता है रशिया। कोई आज की बात नहीं है, काफी पुरानी बात है। रशिया ऐतिहासिक रूप से ही भारत का काफी बड़ा सप्लायर माना जाता है जब बात आती है हथियारों की और हथियारों के उपकरणों की। इसके बाद फ्रांस की बात करते हैं दूसरे नंबर पे, और इजराइल की बात करते हैं तीसरे नंबर पे आता है। हेंस नॉट यूएसए, हेंस आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ये वाले जो स्टेटमेंट्स हैं इनको लेकर ज्यादा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स कितने हैं, पाकिस्तान चाइना के पास कितने हैं। ये नंबर्स गलत भी हो सकते हैं, काफी सारी कंट्रीज इसको छुपाती हैं, तो आपको इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है फ्रॉम दी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बट हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, चाइना हुआ, इनके जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं ये पिछले कुछ समय में काफी तेजी से बड़े जरूर हैं। अगर बात करते हैं सिप्री के बारे में दोस्तों, ये एक अंतरराष्ट्रीय लेवल का इंस्टीट्यूट है बेस्ड इन स्टॉकहोम। स्टॉकहोम बेसिकली स्वीडन की एक काफी इंपॉर्टेंट सिटी है, इनफैक्ट स्वीडन की कैपिटल ही है, जहां पर आपको सिप्री देखने को मिल जाता है। फाउंडेड इन 1966। ये कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये जैसा कि इसका नाम है सिप्री एक रिसर्च इंस्टीट्यूट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीनों में आपसे इस तरह, ऐसा मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस को एक सिंगल क्वेश्चन में इंक्लूड करवा दिया गया है। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इज एन इनिशिएटिव ऑफ G20 कंट्रीज। ठीक है ना। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पार्टनरशिप हैज बीन लॉन्च्ड बाय G7। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर इज एन इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, और इनफैक्ट ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बेसिकली लॉन्च किया गया था चाइना की BRI को काउंटर करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो दोस्तों ये गलत है। इंडिया और चाइना जो है ये नहीं है, बल्कि इंडिया और जापान है यहाँ पे 2 कंट्रीज जो कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। हेंस आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आपको बता दूं, इनफैक्ट ऑप्शन नंबर 3 को लेकर आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन इन दिस ईयर्स मेन ऑल्सो। थोड़ा सा अलग हटके सवाल है और अफ्रीका के ऊपर फोकस सवाल है, जो कि जनरली यूपीएससी का फोकस रहता भी है।
GIF के बारे में, ये G20 कंट्रीज की पहल है, ग्लोबल कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है, इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स टू बूस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। बिल्ड बैक बेटर पार्टनरशिप G7 के दौरान अनाउंस करी गई है। बेसिकली ये कहा जा रहा है कि हम लोग जो है एक नया ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप बनाने वाले हैं, लेड बाय द मेजर डेमोक्रेसीज टू हेल्प नैरो ओवर द $40 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। इसके अलावा AAGC की बात करें तो AAGC इज एन इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड जापान, और इसमें चाइना इसका हिस्सा नहीं है। बेसिकली यहाँ पर हम लोग डिजिटल कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहते हैं इन अफ्रीका विद द इंडो जापान कोलैबोरेशन। अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12 रिगार्डिंग द G4 कंट्रीज। वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन दोस्तों, आपने सुना होगा G4 कंट्रीज में ब्राजील, इंडिया, जापान और जर्मनी आता है। ये 4 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि यहाँ पे कोशिश कर रही हैं कि UNSC की जो परमानेंट मेंबरशिप है इसमें सुधार लाया जाए। अभी तक UNSC के परमानेंट मेंबर में केवल 5 लोग आते हैं, ये चाहते हैं कि इसमें 5 से बढ़कर और कंट्रीज को भी इंक्लूड करवाया जाए। इट इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज विच बिड्स फॉर द नॉन परमानेंट सीट्स इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। द G4 नेशंस कंप्राइजिंग ऑफ ब्राजील, जर्मनी, पाकिस्तान एंड जापान। तो ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया क्योंकि ये परमानेंट सीट चाहते हैं, नॉन परमानेंट नहीं चाहते हैं, और आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर C, बोथ 1 and 2। समझ आई बात? यहाँ पे आप देख लीजिए कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर ने रिसेंटली मीटिंग करी विद द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ G4 कंट्रीज, जिसमें कि ब्राजील, जर्मनी और जापान आते हैं, और G4 कंट्रीज बेसिकली कोशिश कर रही हैं परमानेंट सीट्स के लिए इन द UNSC। G4 नेशंस कंप्राइज ऑफ ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। एक और यहाँ पे इनफॉर्मल सी ग्रुपिंग बनी हुई है जिसका नाम है कॉफी क्लब। कॉफी क्लब बेसिकली ऐसी कंट्रीज हैं जो कि इन 4 कंट्रीज का विरोध कर रही हैं कि इनको परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिलनी चाहिए। कॉफी क्लब में कौन से मेंबर्स आते हैं आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13। बात करते हैं, वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है रिगार्डिंग द क्वाड ग्रुपिंग। काफी लंबे टाइम से सुर्खियों में चल रही है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग रहती है आजकल। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द क्वाड्रिलेटरल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडोनेशिया। ऑब्वियसली यही वाला आपका हो गया इनकरेक्ट, बिकॉज यहाँ पर इंडोनेशिया नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपकी दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी USA बेसिकली इसका हिस्सा माना जाती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर A गलत हो गया, यही आपका सही जवाब बन जाता है। बाकी तीनों बिल्कुल सही हैं। आइडिया पहली बार जापान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो अबे के द्वारा पुट फॉरवर्ड किया गया था, शुरू किया गया था चाइना का जो बढ़ता प्रभाव है उसको एक तरीके से काबू में लाने के लिए, और इसका उद्देश्य ये भी था कि हम लोग डिफेंस और सिक्योरिटी कॉपरेशन को यहाँ पर बेहतर करना चाहते हैं अमंग्स्ट द 4 कंट्रीज। दिस इज बिल्कुल यहाँ पे सही बात है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी बातें बिल्कुल वही लिखी हुई हैं, नथिंग न्यू टू टेल। क्वाड को लेकर सवाल पिछले साल मेंस में आया था, इस साल प्री में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। दोस्तों ये थी आपकी कुछ बातें जो कि आपके साथ मुझे डिस्कस करनी थी विद रिस्पेक्ट टू योर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज़। मोटी मोटी हमने डिस्कशन आपके साथ कर ली है। इफ़ यू स्टिल फील कि कोई चीज़ पेंडिंग रह गई है आप हमें बता सकते हैं, हम उसको लेकर जो है और चीज़ें नेक्स्ट टाइम से ऐड करवा सकते हैं, ठीक है ना। अगर तो इसी के साथ इस पर्टिकुलर क्लास को ख़त्म करते हैं। जाने से पहले आपको फिर से एक बार रिमाइंड करवा दूं कि अनअकैडमी का जो स्पेशल प्राइज वीक है वो अभी भी चल रहा है, और यहाँ पर अगर आप लोग अनअकैडमी के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तो आपके लिए एक पूरी लर्नर्स की जर्नी तैयार करी गई है अनअकैडमी के द्वारा। 1 साल के लिए लर्नर्स जर्नी ये है, 2 साल की लर्नर्स जर्नी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। आइकॉनिक में ये फायदे आपको देखने को मिलते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपके जो बैचेस हैं वो कल से स्टार्ट होने वाले हैं 29 सितंबर से, और 18 अक्टूबर से विशेष रूप से बैच शुरू होने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू मेंस एग्जामिनेशन ऑफ 2021। मेरे द्वारा ये वाली ऑफरिंग्स आपको मिलने वाली हैं। अगर आप लोग अनि UPSC कोड का इस्तेमाल करते हैं तो मेरी पर्सनल गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।